वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो भूगोल का मॉडल पेपर 2 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारा 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होने वाला है। इसका जो पूर्णांक है बच्चों वो हमारा 56 नंबर का होने वाला है, क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिकल है वो 24 नंबर का होने वाला है। उसकी वजह से ये जो पेपर होगा हमारा 56 नंबर का ही होने वाला है। चलो इसके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें टोटल 18 एबेसिडे पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये बच्चों 1 नंबर का नहीं, यहाँ पर आधा नंबर का है। तो हमारा जो टोटल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका जो अंक भार है वो 9 नंबर का होने वाला है, यानी प्रत्येक प्रश्न हमारा आधा नंबर का होने वाला है। चलो देख लेते हैं। पहला सवाल है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, यानी ये जो एक परिभाषा दे रखी है ये किसके द्वारा दी गई थी। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा सैंपल, जिनके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। दूसरा है, निर्वाचन भूगोल तथा सैन्य भूगोल निम्न में से किसके उपक्षेत्र हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे राजनीतिक भूगोल के 2 भाग हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है, तो ये हो जाएगा हमारा जन्म और मृत्यु दर के हिसाब से। अगला है, प्रवास का अपकर्ष कारक है, तो ये हो जाएगा हमारा काम के बेहतर अवसर प्राप्त करना। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली थी। तो वो डेनमार्क के अंदर मिली थी। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर इसका जो स्वामित्व होता है वो क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, यानी हमें बताना है कि तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर किसको सम्मिलित किया गया है। तो वो हो जाएगा हमारा व्यापार। उस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है, तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। निम्न में से किस क्षेत्र में आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि अर्थात जूमिंग कृषि नहीं की जाती है। तो वो हो जाएगा हमारा पंजाब, जिसके अंदर जूमिंग कृषि नहीं की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो वो हो जाएगा हमारा भारतीय आर्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट का अवस्थित नहीं है, यानी जो नदी के तट पर स्थित नहीं है वो कौन सा नगर है हमें बताना है। तो वो हो जाएगा हमारा भोपाल। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है, यानी जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है वो कौन सी नदी और कौन कौन से स्थानों के बीच में पड़ता है। तो वो ऑप्शन नंबर बी, गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद, यानी नदी का नाम तो गंगा हो गया और 2 स्थान है वो हल्दिया और इलाहाबाद हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है, यानी जल के द्वारा बनता है। तो अतिसार हो जाएगा। निम्न में से प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो वो हमारा विनिर्माण इसका उदाहरण नहीं है। बाकी आखेट, कृषि और मत्स्य पालन प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। भारत में पाए जाने वाला सबसे छोटा धार्मिक समूह है, तो वो हो जाएगा हमारा जैन समूह, जो सबसे कम जनसंख्या वाला समूह है। अगर हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हमें खालिस्तान पूछे गए हैं। टोटल हमें 10 खालिस्तान पूछे गए हैं, हमें उनका आंसर करना है। प्रत्येक प्रश्न हमारा आधे नंबर का होने वाला है, यानी टोटल हमें 5 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगला है, एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल आनुभाविक एवं व्यवहारिक है। तो वो हो जाएगा बच्चों हमारा समाकलनात्मक। क्या हो जाएगा, समाकलनात्मक, जिसके लिए क्या हो जाएगा हमारा जो भूगोल है वह आनुभाविक और व्यवहारिक है। अगला है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वह स्थान क्या कहलाता है बच्चों। तो वो हमारा उद्गम स्थान कहलाता है, यानी जहां से शुरू होते हैं उसको हम उद्गम स्थान के नाम से जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त किया जाता है, तो इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अगला है, अति उच्च मानव विकास वाला देश
देश वे हैं जिनका स्कोर किससे ऊपर होना चाहिए, तो बच्चों उसका 0.800 से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अंगूर की कृषि क्षेत्र की विशेषता है, तो वो भूमध्य सागरीय, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, भूमध्य सागरीय की विशेषता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की क्या है, विशेषता है, वहां पर अंगूर की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोप में विश्व का रेल तंत्र पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा सघनतम। कौन सा रेल तंत्र पाया जाता है, यूरोप में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। भारत में नगरों का अभ्युदय काल में हुआ था, यानी कौन से काल में हुआ था, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रागैतिहासिक, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रागैतिहासिक काल में। अगला है, ग्रामीण बस्तियों में अधिकांश लोग आर्थिक क्रिया में संलग्न होते हैं, तो वो हो जाएगी हमारी प्राथमिक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, प्राथमिक क्रिया, जिसको ग्रामीण बस्तियों में सबसे अधिक किया जाता है। बस्तियां आकार और किसमें भिन्न होती है, प्रकार में, क्या हो जाएगी, आकार व प्रकार में भिन्न होती है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो ये हमारे क्या थे बच्चों, खालिस्तान वाले प्रश्न थे। अब हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न जितने भी हैं उनको देख लेते हैं। पहला सवाल है, प्रवास के अपकर्ष कारक क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, स्थायी जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल आदि। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, काम के बेहतर अवसर मिलने चाहिए, रहन सहन की अच्छी दशाएं हो, शांति व स्थायित्व बना रहे, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा हो और अनुकूल जलवायु। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, उदाहरण बताना। तो हम लिख लेंगे काम के बेहतर अवसर। अगर पहले की बात करें तो काम के बेहतर अवसर हो जाएंगे। दूसरे की बात करें तो रहन सहन की अच्छी दशाएं, यानी रहन सहन की अच्छी दशाएं, ये होना क्या है, बिल्कुल जरूरी है। अगला है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 131वां स्थान है। अगला है, कोल खोज क्या है, तो बच्चों ये रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि, यानी रूस में जो सामूहिक कृषि की जाती है उसको कोल खोज के नाम से जाना जाता है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, उसके बाद भारत का है। पश्चिमी बंगाल में किसानों द्वारा बोई जाने वाली चावल की किन्हीं दो फसलों के नाम लिखिए। तो बच्चों एक तो हो जाएगा ओस और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, अमन हो जाएगा। अगला है, संचार के व्यक्तिगत साधनों के दो उदाहरण दीजिए। तो एक तो हो जाएगा हमारा टेलीफोन और ईमेल। क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा टेलीफोन और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ईमेल। अगला है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकारों के बारे में बताइए। तो बच्चों अगर हम बात करें, एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरी हो जाएगी चावल रहित गहन प्रवाह कृषि। अगला है, गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार बताइए। तो हमें बताना है इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं, वो हमने बता दिया। अगला, भारत के वे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम व अधिकतम है, वो हो जाएंगे हमारा, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारा बिहार का है और सबसे कम की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे कम, यानी क्या हो जाएगा न्यूनतम। यानी सबसे अधिक तो हमारा बिहार का हो जाएगा, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। बच्चों अगर आपको आंसर चाहिए तो आप इनके आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को छोड़ करके बाकी के जो आंसर है आप सभी क्वेश्चन के उसके नीचे देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 था अति लघुत्तरात्मक, उसके 9 के 9 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको देख करके आंसर पता कर सकते हैं। अगला है, मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो है सामाजिक भूगोल, इसमें व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल एवं चिकित्सा भूगोल शामिल है। दूसरा है हमारा नगरीय भूगोल हो जाएगा। तीसरा राजनीतिक भूगोल, इसमें निर्वाचन व सैन्य भूगोल शामिल है। चौथा है जनसंख्या भूगोल। पांचवा है आवास भूगोल। छठा है आर्थिक भूगोल, इसमें संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल शामिल है। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं।
आकार के आधार पर विनिर्माण का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक के दो दो विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। चलो जो 5वें का आंसर है वो भी देख लेते हैं। आकार के आधार पर विनिर्माण कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 3 प्रकार के। सबसे पहला हो जाएगा कुटीर, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करता है, यानी कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। छोटे पैमाने के उद्योग, इसमें अर्धकुशल श्रमिक तथा शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर उद्योग, इसमें विशाल बाजार की आवश्यकता होती है। इसमें बड़ी मात्रा में पूंजी तथा विकसित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा 3 प्रकार का हो जाएगा। अगला है विभिन्न प्रकार के भंडारों का उल्लेख कीजिए। तो भंडारों के प्रकार की बात करें तो ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला है उपभोक्ता भंडार, फूटकर व्यापार में वृहद स्तर पर सबसे अधिक नवाचार लाने वाला उपभोक्ता सहकारी समुदाय आते हैं। दूसरा है विभागीय भंडार, वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। तीसरा है श्रृंखला भंडार, यह अत्यधिक मितव्ययिता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल एवं विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। अगला है स्वेज नहर के महत्व को समझाइए। तो स्वेज नहर यूरोप तथा हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है। यह लिवरपूल तथा कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतरीय मार्ग की तुलना में घटाती है। जहां जल बंधकों से रहित समुद्री सतह के बराबर नहर है। स्वेज नहर से यूरोप, दक्षिणी एशिया के देशों को अत्यधिक लाभ मिला है। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि के अंदर क्या अंतर वो हमें बताना है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में होने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है, यानी जहां पर जो बरसात की मात्रा है अगर वो 75 सेंटीमीटर से नीचे होती है तो वो हमारी शुष्क कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत शुष्कता सहन करने वाली फसलें, जो शुष्कता यानी कम बरसात की आवश्यकता होती है वैसी फसलें बोई जाती है, जैसे रागी, बाजरा, चना आदि की कृषि की जाती है। जबकि फसलों की आवश्यकता से अधिक होने वाली वर्षा को हम उस क्षेत्र की कौन सी कृषि करते हैं बच्चों? ये पे शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि कहलाती है। इसमें चावल, जूट, गन्ना आदि क्या कहलाएगा? हमारा आर्द्र कृषि कहलाता है, यानी आर्द्र कृषि का भाग है। अगला है वर्षा जल संग्रहण के हमें कोई 3 उपाय बताने हैं, यानी जो बरसात का जल है उसको हम इकट्ठा किस प्रकार कर सकते हैं। तो वर्षा के जल को संग्रहित करके पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। लगातार नीचे गिरते भूमिगत जल के स्तर को रोका जा सकता है। इससे फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे प्रदूषकों से कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवहन और संचार में कोई 3 उत्तर बताइए। 3 अंतर बताने हैं। एक तरफ परिवहन, दूसरी तरफ संचार है। लोगों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का साधन हमारा परिवहन कहलाता है, यानी लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला साधन हमारा क्या कहलाता है? परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान या व्यक्ति तक विचार, दर्शन एवं सूचनाएं भेजने का साधन क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो होगा कि आदमी को हम फिजिकली वहां पर पहुंचा देते हैं। इसके अंदर केवल उनके जो मैसेज होते हैं या उनकी जो सूचना होती है उनको वहां तक पहुंचाया जाता है। देश के आर्थिक विकास को गतिशीलता प्रदान करने के लिए परिवहन बहुत ही आवश्यक है। देश की सामाजिक प्रगति के लिए संचार आवश्यक है। परिवहन मुख्यतः रेल, सड़क, रेल, जलमार्ग एवं वायुमार्ग द्वारा होता है, जबकि डाक, तार, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन आदि के द्वारा हम संचार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो जल प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोतों से होता है। प्राकृतिक स्रोत से अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधे तथा मृत पशुओं के सड़ने आदि से होता है। मानवीय स्रोतों में जल प्रदूषण के कई स्रोत है, जैसे उद्योगों का कचरा, रसायन जल में प्रवाहित करना, मलमूत्र का जल में बहाव, नगरीयवाही जल, कृषि में रासायनिक पदार्थों का उपयोग, धार्मिक मेले, पर्यटन आदि से जल तीव्र गति से क्या हो रहा है? हमारा प्रदूषित हो रहा है। अब बच्चों अगला जो सवाल है वो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, चलो देख लेते हैं। मिश्रित कृषि की विशेषताएं क्या होती है? अथवा के अंदर प्रश्न है डेयरी कृषि की क्या विशेषताएं होती है वो बतानी है। तो सबसे पहले हम मिश्रित कृषि क्या होती है देख लेते हैं। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है,
इस प्रकार की कृषि पद्धति में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल और कंदमूल है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि की प्रमुख घटक है। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। मिश्रित कृषि में फसलों के साथ साथ पशुओं, मवेशी, भीड़, सूअर तथा कुक्कुट आय के मुख्य स्रोत होते हैं। इस प्रकार की कृषि में शस्यावर्तन एवं अंतर फसली कृषि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो हमारा अथवा का प्रश्न था कि डेयरी कृषि क्या होती है, चलो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। डेयरी कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। डेयरी कृषि अर्थात व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इस प्रकार की कृषि में पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार तथा दूध उत्पादन में अत्यधिक यंत्रों का उपयोग के लिए पूंजी अधिक चाहिए। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। डेयरी कृषि में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने तथा दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसलों के समान इनमें कोई अंतराल नहीं होता है जिसमें श्रम की आवश्यकता न हो। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों के लिए अच्छा बाजार होते हैं। अगला है भारत की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी है और खरीफ और रबी की फसल में क्या अंतर है। तो देश के उत्तरी तथा आंतरिक भागों में निम्नलिखित 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। खरीफ, रबी और जायद की फसल। खरीफ की फसल मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित है, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, अरहर और बाजरा। यानी जो बरसात के दिनों में बोई जाती है वो हमारी खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इस समय उपलब्ध कम तापमान शीतोष्ण तथा उष्णोष्ण कटिबंधीय फसलें जैसे गेहूं, चना, सरसों, इनके अंदर पानी की आवश्यकता कम होती है, इनको बोया जाता है। अगली है हमारी जायद की फसलें। ये एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। इसमें मुख्यतः तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां, चारा फसलें कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है। अथवा का प्रश्न था, उसके अंदर हमें खरीफ और रबी की फसल में क्या अंतर होता है ये बताना है। चलो देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय ग्रीष्मकाल में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है। वर्षा ऋतु के पश्चात शीतकाल में अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें हमारी रबी की फसलें कहलाती है। ये फसलें शीतकाल से पहले पककर तैयार हो जाती है। ये फसलें ग्रीष्मकाल से पूर्व मार्च अप्रैल तक पककर तैयार हो जाती है। इसमें मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसलें चावल, कपास, जूट, ज्वार आदि का कृषि की जाती है, जबकि इस फसल में मुख्यतः शीतोष्ण तथा उष्णोष्ण कटिबंधीय फसलें गेहूँ, चना, सरसों आदि बोया जाता है। तो ये हमारी खरीफ और रबी की फसल में मुख्य अंतर था। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है, जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलो पहला देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 क्या कहती है। जल आवंटन में पहली प्राथमिकता सभी मानव जाति और प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की होनी चाहिए, अर्थात सभी मानव जाति अन्य प्राणियों के लिए पेयजल हेतु पर्याप्त एवं शुद्ध जल उपलब्ध होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में पेयजल का कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं है वहां बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पानी के पर्याप्त तथा शुद्ध जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषता ये भी रखी गई है कि सतही और भूमि जल दोनों की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से होनी चाहिए एवं जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए। अथवा का प्रश्न था, जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता तथा अनावश्यक भारी पदार्थों से रहित जल से है। सामान्यतः जल भारी पदार्थों जैसे सूक्ष्मजीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट के मिलने से प्रदूषित हो जाता है, जिस कारण जल मानव उपयोग के योग्य नहीं रह पाता है। यह प्रदूषित जल झीलों, सरिताओं, समुद्रों और अन्य जलाशयों में मिलता है। ये विषैले पदार्थ उस जल में घुल जाते हैं जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं जिससे भौम जल भी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार जल के गुणों में कहीं हुई कमी के कारण जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। भारत में गंगा, यमुना सबसे प्रदूषित नदियां हैं। वर्तमान में मानवकृत कारणों के कारण ही सबसे अधिक
जल प्रदूषित होता है। अगला का प्रश्न है जो हमारा निबंधात्मक प्रश्न है, वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं एवं उसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताइए। तो वाणिज्य पशुपालन की प्रमुख विशेषताएं हैं, वाणिज्य पशुधन पालन एक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है जो मुख्यतः पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। इसमें पशु चारागाह कार्यस्थायी होते हैं एवं विशाल क्षेत्र पर फैलाए होते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र को छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। पशुओं की चराई को नियंत्रित करने के लिए इन विशाल चारागाह क्षेत्रों को बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के दौरान कुछ छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्रों में ले जाया जाता है। इस व्यवसाय में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जहां भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े आदि प्रमुख पालतू पशु हैं। इन पशुओं से प्रमुखतः मांस, खाले, ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित कर डिब्बाबंद कर विश्व के बाजार में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुओं का पालन वैज्ञानिक ढंग से एवं उच्च तकनीक के माध्यम से किया जाता है। इस व्यवसाय में मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? विश्व में इसके प्रमुख क्षेत्र हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के शीत उष्ण घास के मैदान, पेरी के मैदान में तथा दक्षिण अफ्रीका के वेल्स मैदानों में वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। अथवा का प्रश्न है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किसे कहते हैं? चलो एक बार पढ़ लेते हैं। विश्व में कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि अधिक होने के कारण बड़े बड़े फार्मों पर भी किए जाने वाली कृषि को विस्तृत वाणिज्य कृषि के नाम से जाना जाता है। कृषि यंत्रों के अधिक उपयोग के कारण इसे यांत्रिक कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। यह एक आधुनिक कृषि प्रणाली है जिसका विकास औद्योगिक क्षेत्रों में खाद्यान्नों की मांग बढ़ने के कारण हुआ है। प्रमुख फसलें विश्व में मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि की जाती है। इसके मुख्य फसलें गेहूं है, यद्यपि अन्य फसलें तथा मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती है। प्रमुख क्षेत्र विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मुख्यतः यूरेशिया के स्पेसीज ट्रेपीज, उत्तरी अमेरिका के पेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि समतल भूमि वाले क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार की कृषि में खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों की सहायता से किए जाते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। यह कृषि व्यवसाय दृष्टिकोण से की जाती है जिससे खाद्यान्नों को मांग में भी निर्यात में वृद्धि होती है। इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम होता है। इस कृषि में कम वर्षा के कारण जलापूर्ति के लिए सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादन की मात्रा में बहुत ही अधिक मात्रा में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 24 की, तो यहाँ पर देखो, भारत में चावल की कृषि का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। फसल परिचय, जलवायु दशाएं, उत्पादक क्षेत्र। अथवा का प्रश्न है, भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन एवं वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भारत में चावल की कृषि निम्न बिंदुओं पर की जाती है। फसल परिचय, ये एक खरीफ की फसल है। ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल की उत्पत्ति का केंद्र कंडोले के अनुसार दक्षिणी भारत में माना जाता है। इसके अतिरिक्त म्यांमार, थाईलैंड, पश्चिमी अफ्रीका में भी इस उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। चावल भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य खाद्यान्न है। इसकी 3000 से अधिक किस्में पाई जाती है। जलवायु दशाएं, ये एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। इसे उगाने के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में जलवायु की अनुकूलता के कारण एक कृषि कार्य में चावल 2 या 3 फसलें बोई जाती है जिसे ओस, अमन, बोरो कहा जाता है। इसकी कृषि समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर एवं पूर्व भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिम भागों के शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। उत्पादक क्षेत्र, विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत का योगदान 22% है। कुल उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व पंजाब है। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर पैदावार बहुत कम है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल की खेती की जाती है। अथवा का प्रश्न है खाद्यान्न फसलें, ये फसलें देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर बोई जाती है, यानी 2/3 भाग पर बोई जाती है। अनाज एवं दालों को वर्गीकृत किया गया है। अब देखो दाल कौन कौन सी होती है। पहला हो गया चावल, यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है जो भारतीय जनसंख्या का मुख्य भोजन है। वर्ष 2018 के अनुसार भारत विश्व का 22% चावल उत्पन्न कर चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। देश में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ज्वार ये देश में बोए जाने वाला प्रमुख मोटा अनाज है। देश के आधी से अधिक ज्वार का उत्पादन अकेले महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है। बाजरा भारत में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बाजरा बोया जाता है। देश में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य हैं। अगला है हमारा मक्का। मक्का एक उपजाऊ मृदा एवं अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में खाद्य चारा फसल के रूप में बोई जाती है। देश में मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश मुख्य स्थान रखते हैं। दालें देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल के 11% भाग पर बोई जाने वाली दालों की कृषि मुख्यतः दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों, उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। चना तथा अरहर देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। चना देश में प्रमुख चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। अरहर जिसको हम तुर के नाम से भी जानते हैं, देश में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य के द्वारा तथा इसका मुख्यतः उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व के मानचित्र में हमें नीचे दिए गए पशुधन पालकों के क्षेत्र को अंकित करना है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और उत्तरी अमेरिका। चलो विश्व के मानचित्र में कहाँ कहाँ पर कौन सी जगह भरनी है देख लेते हैं। ये हमारा उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, ये हमारा अर्जेंटीना आ जाएगा, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये हमारा न्यूजीलैंड हो जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित उद्योग केंद्रों को हमें दर्शाना है। बड़ोदरा गुजरात के अंदर है, भीलवाड़ा हमारा राजस्थान के अंदर आ जाएगा, वाराणसी यूपी में है और हमारा एक लास्ट नाम और दे रखा है कोयम्बटूर, तो ये हमारा बच्चों सबसे नीचे ही नीचे आ जाएगा। तो देखो भीलवाड़ा हमारा राजस्थान में आ गया, वाराणसी हमारा यूपी में आ गया, बड़ोदरा हमारा गुजरात में आ गया और ये नीचे वाले भाग में क्या आ जाएगा हमारा कोयम्बटूर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 12 का भूगोल का मॉडल पेपर 2 था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई